हेलो एवरीवन। सो आज करब साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो करब साइकिल जो है, हाँ, करब साइकिल में क्या होता है कि उसको हम टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। टीसीए साइकिल इसलिए हम उसको बोलते हैं कि उसका जो पहला कंपाउंड है वो सिट्रिक एसिड बनता है। सिट्रिक एसिड बनने की वजह से इसको हम टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। इसकी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और भी देखते हैं इसको कैसे याद करते हैं, कैसे नहीं याद करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है सर हंस क्रब्स। इन्होंने करब साइकिल की डिस्कवरी की है। इन्होंने और भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। इनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है पर लेकिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में आएगा नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता है कि हम यूजुअली जब पहली बार करब साइकिल पढ़ते हैं तब भी हमको एक जैसा ही लगता है, और जब हम उसको nth टाइम पढ़ें तो भी हमको सेम ही लगता है। तो ये कोई ज़्यादा डिफरेंस बनाता नहीं है। तो ये क्या है, कहता है कि करब साइकिल बी लाइक वेलकम टू मैट्रिक्स। मतलब जो करब साइकिल है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हो रहा है मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है तो एक मिनट, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब बाहर वाली मेम्ब्रेन है। ये उसकी इनर मेम्ब्रेन है। ये उसके क्रिस्टा है। क्रिस्टा होता है इनफोल्डिंग्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, और ये फिर उसके अंदर मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे जो है हमारा करब साइकिल जो है वो हो रहा है। करब साइकिल जो है वो हो रहा है, टेक प्लेस करब साइकिल। तो करब साइकिल जो है हमारा मैट्रिक्स में हो रहा है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो करब साइकिल का सबसे पहले लिंक क्या है चैप्टर के साथ, कि ये जो हम रेस्पिरेशन इन चैप्टर का ये टॉपिक है, ये आपस में कैसे लिंक है। आपस में लिंक ये इस तरह से कि सबसे पहले हम पूरे रेस्पिरेशन चैप्टर का एक ओवरव्यू लेते हैं कि रेस्पिरेशन में हम करते क्या। हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज 6 कार्बन। इसी तरह यहाँ लिखा भी हुआ है, ग्लूकोज 6 कार्बन है। 6 कार्बन जो है वो ग्लाइकोलिसिस में जाएगा। अब 6 कार्बन है तो वो टूटेगा। ग्लाइको मीन ग्लूकोज और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। तो 10 स्टेप रिएक्शन होती है ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस टूटेगा तो वो बनेगा हमारा पायरुविक एसिड में। पर लेकिन पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है तो वो 2 हो जाएंगे। तो मतलब एक ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें, एक ग्लाइकोलाइसिस, तो उसका एंड प्रोडक्ट होगा 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के। अब पायरुविक एसिड के बाद एक रिएक्शन चलती है जिसको हम लिंक रिएक्शन बोलते हैं, जहां हम उसको गेटवे स्टेप भी बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है वो फिर से जाता है लिंक रिएक्शन में, तो फिर बनता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो है वो 2 कार्बन होता है। 2 कार्बन कंपाउंड होता है। 3 से 2 कार्बन हुआ तो एक बार इधर से डीकार्बोक्सिलेशन होती है, CO2 भी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद वो एसिटाइल कोलिन जो है एक मॉलिक्यूल करब साइकिल में जाएगा और फिर हमें एंड प्रोडक्ट मिलेगा उसका ATP। और 2 बार चलेगा। अगर एक मॉलिक्यूल जाएगा तो एक बार करब साइकिल चलेगा, अगर एक एसिटाइल कोलिन जाएगा तो एक बार करब साइकिल चलेगा, और अगर दोनों जाएंगे तो 2 बार चलेगा। तो हम एक ही साइकिल के लिए देखेंगे और फिर जो भी उसमें ATP NADPH2 मिलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सबसे पहले इसके कंपाउंड्स को लर्न करने का एक सिंपल सा तरीका है। देखो, अवर सिटी चंडीगढ़ इज ऑफन केप्ट सेफ सिक्योर फ्रॉम मी। O से हो जाएगा ऑक्सैलो एस्टेट, C से हो जाएगा सिट्रेट, C से हो जाएगा सिस एक्योनिटेज, I से हो जाएगा आइसोसिट्रेट, O से हो जाएगा ऑक्सैलोसक्सिनेट, K से हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अल्फा कीटोग्लूटारिक। इसी रेफरेंस से हम पूरा करब साइकिल को लर्न करेंगे। ठीक है, S से हो जाएगा सक्सिनाइल CoA, और S से हो जाएगा सक्सिनेट, और F से हो जाएगा फ्यूमेरेट, और M से हो जाएगा मैलेट। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें पूछा क्या जाता है कि सबसे पहले हम इसके कार्बन नंबर कंपाउंड्स के लर्न करने की, ये जो जितने भी कंपाउंड हैं, ये जो देख रहे हैं ऑक्सैलोडेट, सिट्रेट, सिसैगोनेटेज, इसमें किसमें कितने कार्बन है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि ये साइकिल चलता कैसे है। देखो, हमारे पास है एसिटाइल कोलिन, सॉरी, हाँ एसिटाइल कोलिन। ठीक है, इधर कंपाउंड बैठा हुआ है एक ऑक्सैलो एसिड या एसीटेट बोल सकते हैं। ये है 4 कार्बन, ये वाला 2 कार्बन, ये मिलेंगे और बना देंगे पहला कंपाउंड जो कि सिट्रिक एसिड होगा, और वो 6 कार्बन होता है, सबको पता है। अब देखो, यहां पे देखो अल्फा कीटोग्लूटारिक। पूरे करब साइकिल में सिर्फ एक ही ऐसा कंपाउंड है जो 5 कार्बन है। बाकी इसमें जितने भी कंपाउंड है वो सारे ही 6 कार्बन या 4 कार्बन होते हैं। तो इसके पहले क्या होगा, देखो यहां से एसिटाइल कोलिन ऑक्सैलो एस्टेट एसिटिक एसिड के साथ मिलेगा और बना देगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के बाद वो सिस एक्योनिटेज में कन्वर्ट होगा। सिस एक्योनिटेज के बाद वो आइसोसिट्रेट में चला जाएगा।
आइसोसिट्रेट के बाद वो ऑक्सैलोसक्सिनेट के पास चला जाएगा। ऑक्सैलोसक्सिनेट के बाद जब वो अल्फा कीटो यहाँ से ऑक्सैलोसक्सिनेट के बाद जब वो अल्फा कीटोग्लूटारिक आएगा तो अल्फा कीटोग्लूटारिक 5 कार्बन है, ऑक्सैलोसक्सिनेट 6 कार्बन है। तो यहाँ से एक बार होगी डी कार्बोक्सिलेशन, जो मतलब एक कार CO2 बाहर निकलेगी, तो एक कार्बन कम हो गया 5 कार्बन। फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल CO जो है वो 4 कार्बन होता है, तो यहाँ से निकल जाएगी एक CO2 और। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक के इधर वाले जितने भी हैं सिट्रिक एसिड तक ये सारे 6 कार्बन हो गए, ये वाले सारे 6 कार्बन हो गए, और इधर वाले जितने भी हैं ऑक्सैलो एसिटिक तक ये सारे 4 कार्बन हो गए। तो इधर से अगर हम देखें तो ये वाले 1 सेकेंड, यस दिस, ये अल्फा कीटोग्लूटारिक है, ये 5 कार्बन है। इसके नीचे वाले जितने भी होंगे ना सारे 4 कार्बन होंगे, और इसके ऊपर वाले जितने भी होंगे सारे 6 कार्बन होंगे ऑक्सैलो एसिटेट को छोड़ के, क्योंकि ये तो 4 कार्बन होगा ना, तो ये लास्ट स्टेप का ही होता पर लेकिन ये ऐसे ही बनाया गया तो 4 कार्बन होगा, बाकी सारे 6 और 4 कार्बन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन लर्न करने का जो सिस्टम है वो यही है कि हम सबसे पहले अल्फा कीटोग्लूटारिक को याद रखेंगे, वो 5 कार्बन है, वो 5 कार्बन है, तो उसमें से एक बार डी कार्बोक्सिलेशन होगी तो सक्सिनाइल CO बनेगा जो 4 कार्बन है, उसके आगे वाले कहीं डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी तो वो सारे जो बनेंगे वो सारे 4 कार्बन होंगे, और उसके ऊपर वाले जितने भी होंगे वो सारे 6 कार्बन होंगे। ये सारे 6 कार्बन है और उसके नीचे वाले जितने भी हैं वो सारे 4 कार्बन है। तो ये भी पूछा जा सकता है, आगे फर्दर बात करते हैं। तो अब NADH2, FADH2 और GTP ये कहाँ कहाँ रिलीज होती है, तो अगर हम देखें यहाँ ये हमारा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, इससे पहले क्या था, इससे पहले होता है हमारा ऑक्सैलोसक्सिनेट, और इससे पहले होता है आइसोसिट्रिक, और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सक्सिनाइल COA। अब डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक यहाँ पे निकली हुई है, पेन का कलर बदल लेते हैं, यस, एक बार यहाँ पे हुई है और एक बार यहाँ पे हुई है डी कार्बोक्सिलेशन। तो NADH रिलीज होता है एक जस्ट बिफोर डी कार्बोक्सिलेशन। जस्ट बिफोर डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब हुआ कि ये जो कार्बन यहाँ डी कार्बोक्सिलेशन हुई ना CO2 इसके पहले वह, तो यहाँ पे NADH2 NAD, ठीक है, और इसके बाद में और एक जस्ट बिफोर और एक जस्ट मतलब जहां पे डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है उसी पे, तो इधर NADH2 NAD पॉजिटिव। तो ये दो हो गई, एक जगह पे और रिलीज होती है वो आगे लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। पहले तो ये देखो कि यहाँ तक तो हो गया ना क्लियर, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि एक बार जस्ट बिफोर डी कार्बोक्सिलेशन लिखा भी हुआ है जहाँ पे पहला NADPH2 रिलीज होगा, और एक एट डी कार्बोक्सिलेशन मतलब एक बार अल्फा कीटोग्लूटारिक वाले पे यहाँ से, एक बार यहाँ पे NADH2, एक बार NAD से, और एक बार जो डी कार्बोक्सिलेशन होगी वो यहाँ से होगी जस्ट बिफोर डी कार्बोक्सिलेशन, इधर होगी ना, तो आइसोसिट्रिक से जब ऑक्सैलोसक्सिनेट आएगा तो एक बार इधर होती है। ये नहीं पूछे जाते हैं इतने पर, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी देखते हैं इसको। एक जगह पे और होती है यहां से। अगर एक बात करें तो हाँ ठीक है, देखो अब टोटल NADH जो है रिलीज होती है वो 3 होती हैं, मैंने अभी 2 ही बताई हैं, मैंने अभी 2 ही बताई कि 2 कहाँ रिलीज होती हैं, एक जस्ट बिफोर डी कार्बोक्सिलेशन और एक एट डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप, और एक FADH होती है और एक GTP होती है। अभी बताते हैं GTP कहाँ रिलीज होती है और FADH कहाँ रिलीज होती है और 3 NADPH2 कैसे बना। तो हमारा साइकिल चल रहा था फ्यूमेरेट, मैलेट और ऑक्सैलो एसिटेट। ऑक्सैलो एसिटेट ये रहा, फ्यूमेरेट और मैलेट। मैलेट से जब ऑक्सैलो एसिटेट बनता है तो यहाँ पे एक NADH रिलीज होती है, NAD पॉजिटिव और NADH2, ठीक है, इतना सा ही काम है, पूरा क्रब साइकिल तैयार हो जाएगा। और GTP का देख लेना, यहाँ से देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जो हमारा क्रब साइकिल है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, बहुत बार पूछा भी गया ये, कि जो सक्सिनाइल COA से सक्सिनिक एसिड बनता है ना, तो FADH नहीं GTP रिलीज होती है, GTP GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाएगा GTP।
एटीपी कहते हैं अल्टीमेटली, बाद में जाके तो एटीपी बनेगी, पर लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जीटीपी किस स्टेप पे रिलीज होती है, तो जीटीपी सक्सिनाइल सीओए से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो जीटीपी रिलीज होती है। और जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरेट कन्वर्ट होता है, फ्यूमेरेट से FADH2, याद रखना कि FADH और FADH2 जब रिलीज होता है, FADH से FADH2 बनता है, तो हमारा वो कौन से रिएक्शन में बनता है, वो होता है सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरेट। अब एक बार सारा देख लेते हैं कि कैसे कैसे होता है ये सारा साइकिल, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये आगे कंपाउंड्स, ये हमारा पूरा क्रब साइकिल हो गया। ये हो कहाँ रहा है, मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में हो रहा है। अब कार्बन नंबर देखना, ये अल्फा कीटोग्लूटारिक है 5 कार्बन, उसके ऊपर वाले सारे 6 होंगे, 6 कार्बन 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन, दिस वन इज आल्सो 6 कार्बन। ऑक्सैलो एस्टेट वाले सारे 4 कार्बन होंगे, 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन एंड 4, और दिस वन इज आल्सो 4 कार्बन, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हुई थी पहले, क्योंकि 6 से 5 कार्बन जा रहा है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई तो CO2 बाहर, इधर से 5 से 4 कार्बन है तो एक कार्बन कम हुआ तो CO2 इधर से भी बाहर, ठीक है। अब डीकार्बोक्सिलेशन के लिए बताया था कि एक जस्ट बिफोर डीकार्बोक्सिलेशन, तो यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है फर्स्ट, तो इसके पीछे NADH, NAD से NADH2 बन जाएगा। एक जस्ट आफ्टर जहां पे हो रही है एग्जैक्टली NAD से NADH2। अब उसी के बाद जब सक्सिनाइल COA और सक्सिनेट जो सक्सिनिक एसिड एक ही बात हुई, वहां पे रिलीज होती है GTP। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, और उसी सीक्वेंस में आगे चलेंगे। GTP के बाद FADH2 रिलीज हो जाएगा, FAD, तो बस इतना सही होता है। और एक यहाँ से जब मैलेट से ऑक्सैलो एस्टेट आता है तो NADH, NAD पॉजिटिव से NADH2 बन जाता है, ठीक, ऐसे ही होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, इससे तो समझ आ ही गई होगी। तो ये कार्बन वगैरह होते हैं, एक बार यहाँ पे होती है, एक बार यहाँ पे होती है NADH रिलीज, एक बार यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे। 3 NADH, एक FADH और एक GTP या ATP, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वही बता दी मैंने। सक्सिनाइल COA से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो GTP रिलीज होती है, और जब सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमेरेट बनता है तो FADH रिलीज होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अब NCERT में जो रिएक्शन दी हुई है वो क्या रिएक्शन दी हुई है, वो रिएक्शन दी हुई है पायरुविक एसिड प्लस 4 NADH FADH 2H2O ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। NCERT की रिएक्शन आगे लिखी हुई है, मैं वहीं से एक्सप्लेन करता हूँ। एक एंजाइम होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। जितने भी होते हैं एंजाइम वो सारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये साइटोसोल में होता है, प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल में होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोसोल को साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। NCERT में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। NCERT में लिखा हुआ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। मतलब जो हमारा एसिटाइल COA था वो कंडेंस होगा ऑक्सैलो एसिटेट के साथ, यही लिखा हुआ है, प्लस और बना देगा सिट्रिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम सिट्रेट सिंथेसिस। मतलब वो एंजाइम है सिट्रेट सिंथेसिस। ए मॉलिक्यूल ऑफ COA इज रिलीज्ड, सिट्रेट्स इज आइसोमेराइज्ड। मतलब कहता है कि जब ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ेगा तो जो सिट्रेट है ना वो आइसोमेराइजेशन हो जाएगा आइसो में, आइसोसिट्रेट। यहाँ थोड़ा शॉर्ट दिया हुआ, थोड़ा डिटेल में बता दिया। इट इज फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन आफ्टर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो डीकार्बोक्सिलेशन होती है 2 जगह पे। एक बार जब यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं दिया हुआ तो इधर से देखो, डीकार्बोक्सिलेशन होती है 2 बार, एक बार यहाँ पे एक बार इधर, CO2 और CO2, ठीक है, यही लिखा हुआ। देन सक्सिनाइल COA इन द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ सिट्रिक एसिड, सक्सिनाइल COA इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहाँ सीधा ही काट दिया उन्होंने आधी से ज़्यादा। एंड अलाउइंग टू कंटिन्यू ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल COA टू सक्सिनिक एसिड। सक्सिनाइल COA से GTP सिंथेसिस होती है।
दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब डायरेक्ट एटीपी, मतलब NADH से नहीं बन रही है, NADH2 से नहीं बन रही है, FADH2 से नहीं बन रही है, इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन नहीं बोलते हैं। और जो हमारी GTP है ना, GTP या ATP, ये डायरेक्ट ही बन रही है, तो इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, also there are 3 points in the cycle where NADH is reduced to NADH plus 1 positive. More points where FADH is leads to FADH2, मतलब बहुत ज़्यादा जगह ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे NADH लीज होगा और 1 पॉइंट है जहाँ पे FADH लीज होगा। The continuous oxidation of acetylcholine via TCA cycle require the continuous replacement of oxaloacetic acid, the first member of cycle. फर्स्ट मेंबर ऑफ साइकिल जो है वो oxaloacetic acid है। इन एडिशन इट आल्सो रिक्वायर रीजनरेशन ऑफ NAD, FAD फ्रॉम NADH एंड FADH2। द समरी ऑफ द फेस ऑफ द रेस्पिरेशन रिएक्शन इज गिवन एज, ये समरी में दे रखा है, देखो क्या दे रखा है इसमें। इस रिएक्शन में हमें दे रखा है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड दे रखी है ना, प्लस 4 NADH। इसका क्या मतलब हुआ 4 NADH? हमने तो 3 कैलकुलेट किए थे, पर लेकिन ये पूरा कंपाउंड है ना, पायरुविक एसिड सबसे पहले जाएगा लिंक रिएक्शन में। अब ये लिंक रिएक्शन में गया तो ये बन जाएगा एसिटाइलकोलिन, ठीक है। एसिटाइलकोलिन जब बनता है ना लिंक रिएक्शन में, क्या होता है कि एक बार डी कार्बोक्सिलेशन होती है और एक बार NADH यहाँ पे भी रिलीज होता है, NADH2, तभी यहाँ 4 कार्बन दिए, क्योंकि 3 तो हो गए ना क्रब साइकिल वाले, और एक NADH यहाँ से आ गया, इस तरह से 4, ये मतलब ये 4। FADH तो यहीं पे रिलीज होता है, ATP भी सिर्फ एक ही होती है, बाकी रिएक्शन सारी सेम ही है, और 3 डी कार्बोक्सिलेशन है, हमने 2 पढ़ी है क्रब साइकिल में और 1 डी कार्बोक्सिलेशन यहाँ से आ गई, इसलिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद तो ये होगा हाँ, लिंक रिएक्शन का बता दिया ना मैंने। एसिटाइलकोलिन जाएगा फिर क्रब साइकिल में, तो क्रब साइकिल का अल्टीमेट कंक्लूजन तो यही होता है कि इसमें जो है क्रब साइकिल जो है ना, इसमें 3 NADH2 रिलीज होते हैं, एक FADH2 रिलीज होता है और एक GTP या फिर ATP कह लो। अब ये है एक मॉलिक्यूल के लिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल COA, ठीक है। अगर हम पर लेकिन हमारे पास मॉलिक्यूल होते कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल होते हैं एसिटाइलकोलिन के। अगर एक ग्लूकोज के लिए एक ग्लूकोज जाएगा क्रब साइकिल में तो मॉलिक्यूल तो 2 ही मिलेंगे ना, पर लेकिन ये एक साइकिल के लिए है, तो अगर 2 मॉलिक्यूल जाएंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 NADH और 2 FADH2 और 1 GTP, सॉरी 2 GTP, ठीक है। सो दैट्स इट, ओके, थैंक यू।